हेलो दोस्तों। तो आज अपन इस चैनल पर टॉपिक शुरू करेंगे मुगल काल। टॉपिक काफ़ी लंबा हो सकता है, पर मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपको पूरा टॉपिक याद होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक में मैं आपको उन तमाम मुगल शासकों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने भारत पर शासन किया, और इसके बावजूद यानी मुगलों के बारे में वो सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिनके कारण यानी मुगलों को भारत से खदेड़ना मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि मुगलों के पास कई सारी आधुनिक पद्धतियां थी जो अपने भारत के लोगों के पास नहीं थी। यानी अपन शुरू करते हैं मुगल काल। मुगल वंश के उन तमाम शासकों का मैं अपने इस टॉपिक में जिक्र करूंगा, लेकिन आपको जो है अंत तक साथ में जुड़ा रहना है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपना जो चैनल है जीके बाई रविंद्र दोमरोर, तो इस चैनल पर आप जुड़े रहिए और गारंटी के साथ विश्वास दिलाते हैं हम लोग कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मुगल क्या है? मुगल का अर्थ है साहसी, ठीक है। और मुगल बना किस शब्द से? मंगोल। मुगल मंगोल से बना है मुगल, और मुगल का अर्थ क्या है? शासी। आपने एक किरदार चलता है, एक नाटक चलता है, कार्टून मोगली, नाम तो सुना ही और देखा ही होगा। ज्यादातर यानी जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो देखते रहते हैं मोगली। तो उस किरदार को भी यानी ये जो मोगली है वो भी मुगल शब्द से बनाया गया है। यानी मोगली बड़ा ही साहसी लड़का है जो जंगल बुक यानी नाटक चलता है एक, तो उस जंगल बुक में ये किरदार आता है मोगली, ठीक है। तो ये जो मोगली है वो मुगल शब्द से ही बनाया है नाम मोगली, यानी साहसी। कितना साहसी आपने देखा ही होगा। तो इसका यानी अर्थ मैं आपको मोटा मोटी ये समझाना चाहता हूं कि मुगल जो है वो साहसी है, लेकिन जो मुगल खुद थे वो अपने आप को मुगल यानी कहना ही नहीं चाहते थे। जब ये भारत में आए तो अपने आप को तैमूर के वंशज कहा करते थे। यानी एक बार की बात है कि औरंगजेब ईरान के शाह को, यानी ईरान का शाह है वो औरंगजेब को कोई पत्र लिखना चाहता था, यानी रूस का शाह, तो औरंगजेब को पत्र लिखना चाहता था। तो उसने पूछा कि भाई औरंगजेब को किस तरीके से पत्र लिखे, यानी सहायता मांग रहा था कोई। तो उसने रूस के शाह ने किसी से अपने दोस्त से सलाह ली कि भाई औरंगजेब को किस तरीके से संदेश लिखें ताकि वो मान जाए और अपने को सैन्य सहायता दे दे। तो किसी ने कहा कि भाई जब आप पत्र लिखें तो मुगल तो बिल्कुल ही मत लिख देना उसमें। अगर आप मुगल लिख देंगे तो आप परमानेंट यानी 100% ये मानकर ही चलो कि आपको सैन्य सहायता तो मिलेगी नहीं। तो बोला क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा रूस के शाह से कि भाई मुगल जो है यानी औरंगजेब जो है वो मुगल अपने आप को मुगल कहने में थोड़ा गिल्टी फील करते थे, डर्टी कहलाते थे। यानी ये सोचते थे कि भाई मुगल क्या है, कुछ नहीं है, अपन तैमूर के वंशज हैं। वे अपने आप को तैमूर के वंशज बड़े ही गर्व से बोला करते थे। तो रूस के शाह ने उसकी बात मान ली और औरंगजेब को पत्र लिखा। क्या नाम से? कि तो उसने पूछा कि भाई लिखूं क्या, किससे? तो उसने कहा कि शहंशाह, तुम इस पत्र में लिखो शहंशाह औरंगजेब, हम आपसे सैन्य सहायता चाहते हैं। तो रूस के शाह ने लिखा तो औरंगजेब खुश हुआ कि भाई तैमूर का वंशज का और शहंशाह बोला है। तो औरंगजेब हो गया चोड़ो, बोलो क्या दे दे सैन्य सहायता। तो सैन्य सहायता रूस के शाह ने दे दी। आप मेन आवा भाई मुगलों की उत्पत्ति क्यों कर हुई, भारत में के तरीकों आया वे, किस तरीके से भारत में मुगलों ने प्रवेश किया, तो ये बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यानी भारत तो इस तरफ रह गया, एक बार भारत को छोड़ो आप, क्योंकि मैं आपको मुगलों से को रूबरू करवाऊंगा कि मुगल आखिर थे कौन भाई, यानी मुगल आखिर थे कौन, ये बात मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एक बार भारत को छोड़ दो, इस तरफ छोड़ दिया, यहां पर फरगना है, ठीक है।
फरगना। समझ में आ गई बात। इसके थोड़ा नॉर्थ साइड में चलते हैं तो यहां पर है काबुल, यहां पर बादबक्स है। ठीक है, ये नाम किस लिए बता रहा हूं, ये नाम इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बाद में फरगना पर ये लोग जो हैं वो आक्रमण करेंगे, तो इसलिए मैं आपको एक बार के लिए ये नाम बता रहा हूं। इधर है सफरगंज, ठीक है, सफरगंज। बात आ गई दिमाग में, बात आ गई दिमाग में। तो यहां पर एक शासक था, कौन था? उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। और उनकी पत्नी थी कुतलू निगार बेगम, कुतलू निगार बेगम। ये सबसे यानी ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनसे मुगलिया सल्तनत के यानी नींव जिसने रखी थी बाबर, उनका जन्म होगा। यानी ये तो था भाई तैमूर वंश से, ठीक है, यो तो तैमूर वंश को, और ये था मंगोल, यानी ये कुतलू निगार बेगम जो थी वो थी मंगोल वंश से। समझ में आगे नहीं बात है, मंगोल वंश से। तो ये दोनों वंश उस समय के सबसे खतरनाक वंश थे। तो भाई जब मम्मी और पापा की जात ही खतरनाक है तो थे, सोचो कि जब बेटा जो है, जब बेटा होगा इन दोनों के, इन दोनों जातियों के विलक्षण गुणों को जब समानता मिलेगी, यानी जब एक होंगे दो जातियों के विलक्षण गुण, तब एक नई शक्ति की उत्पत्ति होगी, जन्म होगा। आप जानते हैं, इतने तो कॉमन सेंस है आप में। तो इन दोनों से एक बच्चे का जन्म होता है वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी के दिन, ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई के आगे चलूं, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलूं, ठीक है। तो 14 फरवरी के दिन जन्म हुए हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, मोहम्मद बाबर का जन्म होता है, मोहम्मद बाबर का, ठीक है, 14 फरवरी के दिन। समझ में आ गई बात है, समझ में आ गई बात है। तो सन कौन सी, सन बता देंगा, ये मिट्टी की बात है, 1483। तो एक बार की बात है कि उमर शेख मिर्जा कोई छात्र पर इश्कबाजी कर रहा था। भाई इश्कबाजी का, अच्छा सर इश्कबाजी का, अरे इश्कबाजी को मतलब थे आप, इश्कबाजी का मतलब उल्टा मत समझ लेना। इश्कबाजी का मतलब है यानी जो पुराने समय में यानी प्राचीन समय में कहा जाता है कि इश्कबाजी यानी कबूतर कबूतर यानी जो पुराने खेल खेले जाते थे उसको इश्कबाजी बोला जाता था, ठीक है। तो इश्कबाजी कर रहा था यानी कबूतर उड़ा रहा था छत पर। उमर शेख मिर्जा जो है वो छत पर है, कबूतर उड़ा रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप ध्यान से सुनना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको क्लास में याद हो जाएगा। दोस्तों एक बार आप वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल से जुड़े रहें, गारंटी देता हूं कि आपको 100% क्लास में याद हो जाएगा। तो उमर शेख मिर्जा जो है वो छत पर कबूतर उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? कबूतर। बोलो आई कोई उड़ाना की चीज है, इतनी तो उम्र दे रखी, ऊपर से कबूतर उड़ा रहे। तो कबूतर उड़ाते समय ये इसने ध्यान नहीं दिया और छत से नीचे गिरा, गिरते ही पैको बोल गई। वो तो इसको तो क्या बोल गया? पैको। समझ में आ गई बात है? तो छत से नीचे गिरते ही भाई साहब सिधार गए, पैको बोल गए। वो तो पैको बोल गए मतलब अब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है वो भाई अनाथ हो गया, पिता के बिना हो गया। अब राजगद्दी हो गई खाली। तो राजगद्दी खाली हो गई तो अब 11 साल 4 महीने का बच्चा, यानी 11 साल 4 महीने और 8 दिन का बच्चा, 8 दिन का बच्चा राजा बनेगा। राजा कैसे बनेगा? यानी कहने का मतलब है कि छोटी उम्र में इसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। आयशा दौलत बेगम, एक नाम आता है इतिहास में, आयशा दौलत बेगम, ठीक है।
तो कुछ लोग तो कहते हैं भाई इसको बाबर की नानी, यानी कुछ इतिहासकार तो इसको बताते हैं नानी और ज्यादातर इतिहासकार क्या बताते हैं, दादी। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक बार शायद फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, तो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, पूछ लिया कि भाई जो मुगलिया सल्तनत का बादशाह था बाबर, तो उसकी नानी का क्या नाम था, नानी का क्या नाम था। ठीक है, तो भाई एग्जाम देने टाबरा सोच लिया अरे ओड़ंगो के लोचो की है, आरपीएसयू केड़ंगो पूछे, आरपीएससी माइडो है, तो यो के पूछे, नन्नी कोई पूछना चीज है, इनके बारे में कोई युद्ध पूछना चाहिए हो, कोई अदर एक्टिविटी पूछ सकता था, अदर जो कोई अन्य कार्य किए थे वो भी पूछ सकता था, तो नन्नी और दादी क्यों पूछा। तो भाई इतिहास यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो ओनली जो इतिहास में किसी चीज का, यानी कोई व्यक्ति इतिहास में किसी व्यक्ति का अगर रोल होता है तो उसी व्यक्ति का पर्सन पुटअप होता है, समझ में आ गई बात। तो इसने भी इतिहास में कुछ न कुछ रोल दिया था। रोल क्या दिया था, इसका रोल था बाबर को बादशाह बनाने का, यानी इसने कुछ न कुछ तो सोचकर ही बनाया होगा। 11 साल 4 महीने 8 दिन के बच्चे को इस फरगना की राजगद्दी पर बिठा दिया, तो इसने कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा, यानी एडवांस सोच थी इनके पास, आयशा दौलत बेगम के पास, तभी तो इसने फरगना का शासक बना दिया। तो इसने कहा कि भाई दादी जी मुझसे इतना बड़ा राज्य कैसे संभलेगा, तो इसने कहा कि बेटा तू एक काम कर कि राजा बन जा, आगे का कार्य मैं अपने आप खुद कर दूंगी। तो ये राजा बन जाता है और यहां पर बैठ जाता है। तो बाबर जो है वो मुगलिया सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, एक बार मिटा देता हूं, यहां पर जगह नहीं है, तो ये चीजें एक बार खत्म कर देता हूं। यानी बाबर मुगलिया सल्तनत का रियल वारिस मानता था, रियल वारिस, समझ में आ गई। यानी रियल वारिस से इस तरह मानता क्योंकि ये अपने आप, इसने जो है वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी, समझ में आ गई नहीं बात है, भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। तो भाई इसने भारत को जीता, इसने सफरगंज को जीता, इसने काबुल को भी जीता, और इसने उधर उज्बेकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, और नीचे अगर चलकर देखें तो बाद बख्श आता है तो उसको भी इसने अधिकार में कर दिया था। उधर भारत के दक्षिण की ओर यानी अफगान भी पड़ता है तो अफगान तक को भी नहीं छोड़ा, यानी इसने पूरा साम्राज्य विस्तार कर दिया, पूरे चारों ओर अपना राज्य कायम कर दिया। तो भाई तभी तो आयशा दौलत बेगम को बावली थोड़ी, आयशा दौलत बेगम ने क्या किया कि इसको जानती थी कि भाई ये अच्छा बालक है, इसमें बुद्धिवान है, तो इसको भावी बादशाह बना दिया जाता है। तो ये अपने आप को तैमूर का वंशज मानता था, तैमूर का वंशज मानता था, समझ में आ गई बात, तैमूर का वंशज मानता था। और ये अपने आप को तैमूर की 5वीं पीढ़ी भी कहता था, यानी कि मैं तैमूर की 5वीं पीढ़ी से हूं। ठीक है, तो इसका एक सपना था, इसका सपना क्या था कि जहां जहां तैमूर ने शासन किया वहां वहां मुझे भी शासन करना है, इसने मन में ठान रखी थी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसको पता चला कि यहां पर सफरगंज है, तो सफरगंज जो है वो तैमूर की राजधानी रही है, इसको पता था। यानी तैमूर वंश की 40 साल तक जो सफरगंज है वो राजधानी रह चुकी है, और तैमूर जो खुद शासक था उसकी भी राजधानी रह चुकी है ये सफरगंज। तो बाबर ने सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए अपन को सफरगंज पर राज करना है, समझ में आ गई बात, सफरगंज पर क्या करना है, राज। तो यहां का शासक था बाबर का चाचा, क्या नाम था, चाचे का नाम था अमर शेख मिर्जा, अमर शेख मिर्जा। तो यो अमर शेख मिर्जा भी कम को नहीं हो, अमर शेख मिर्जा इया कम को नहीं हो कि कहने का मतलब ये है कि अमर शेख मिर्जा ने, यानी जब इसके पिता जिंदा थे, यानी इसके पिता जीवित थे, तो उस समय अमर शेख मिर्जा यानी सफरगंज और काबुल दोनों ने मिलकर फरगना पर अटैक किया था। तो उस समय बाबर बचा था, लेकिन जो इनके पिता है उमर शेख मिर्जा, तो उन्होंने क्या किया कि
आक्रमण को संभाल लिया और अपना राज्य बचा लिया, तो ये दोबारा आक्रमण करने की सोच रहा है। तो यानी काबुल और सफरगंज दोनों ने मिलकर अटैक कर दिया था, लेकिन इसने संभाल लिया था इसके पिता ने, यानी उमर शेख मिर्जा ने। तो अब फिर से ये आक्रमण करने की सोच रहा है। तो बाबर ने अमर शेख मिर्जा से कहा कि भाई चाचा जी, मैं आपका भतीजा हूं, तो आप सोचिए कि अगर आपने फरगना पर अधिकार कर ही लिया, मान लो आपने फरगना जीत लिया, तो आप करोगे क्या? किसी न किसी को तो सौंपोगे, आप थोड़ी ना यहाँ पर शासन करोगे, आप तो सफरगंज पर शासन करोगे। तो यहाँ पर आप तो शासन करने से रहे, इस गद्दी पर तो आप तो बैठने से रहे, तो आप और किसी को बिठाओ, तो अपने भतीजे को ही बैठे रहने दो ना। तो कर दी अने दिमाग वाली बात कर दी, चाल खेल गयो दिमाग को। तो अपने चाचा को मना लिया। जल्दी तो आयशा दौलत बेगम ने तभी तो इसको बादशाह बनाया था। यानी एक बादशाह में जो गुण होने चाहिए वो सभी के सभी गुण बाबर में थे। समझ में आ रही है ना बात? यानी एक बादशाह में जितने भी गुण होने चाहिए वो सभी के सभी बाबर में थे। यानी बुद्धिमान, वीर, हर काम में एक्सपर्ट, और युद्ध नीति में तो कहना ही क्या। यानी जितने गुण, एक अच्छा पिता भी था, ठीक है। तो यानी एक पिता में जितने गुण होने चाहिए, एक शासक में जितने गुण होने चाहिए, वो सभी के सभी गुण बाबर में थे। समझ में आ रही है बात? तो बाबर जो है वो सफरगंज पर 5 अटैक करेगा, 5 अटैक करेगा। समझ में आवे रही बात? अरे समझ में आवे ही। यानी 1494 में तो यो फरगना वो शासक बनता है, 1494 में फरगना का शासक बनता है, और 1496 में करता है आक्रमण, 1497 में करता है, 1498 में करता है, और फिर 1500 में करता है, और फिर 1511 में करता है। इतने आक्रमण करता है। समझ में आ गई बात है? ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आक्रमण है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।